1955 में एक इंजीनियर संबलपुर की उस घाटी में खड़ा था। उसके सामने था महानदी और उसके हाथ में था एक ऐसा प्लान जो पूरे इंडिया में पहले कभी नहीं बना था। अगर यह बांध बन गया तो लाखों लोग बचेंगे और अगर यह गिर गया तो लाखों लोग मरेंगे। यह सिर्फ एक बांध नहीं था, यह आजाद भारत की पहली असली परीक्षा थी। लेकिन यह इंजीनियर यहां तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें जाना होगा पीछे। ओडिशा 1900 से 1947 के बीच एक राज्य जो हर साल 2 बार मरता था, एक बार बाढ़ से, एक बार सूखे से। महानदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है, ओडिशा के मैदानों को चीरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया यानी वो इलाका जहां से इसे पानी मिलता है वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था। इतनी बड़ी नदी, इतना पानी, और फिर भी ओडिशा प्यासा था क्योंकि पानी कभी सही वक्त पर नहीं आता था। मानसून में नदी पागल हो जाती थी। महानदी का पानी अपने किनारों को तोड़ता, खेतों में घुसता और गांव के गांव डुबो देता। सन 1900 से लेकर आजादी तक सिर्फ 50 सालों में ओडिशा ने दर्जनों बड़ी बाढ़ें झेली थीं। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई थी और जब बाढ़ जाती थी तो सूखा आता था, नदी सिकुड़ जाती थी, जमीन तरसती थी, अकाल पड़ता था। यह कोई अभिशाप नहीं था, यह हाइड्रोलॉजी थी। लेकिन उस जमाने में उस गरीब उपनिवेशित ओडिशा में फर्क क्या पड़ता था? अंग्रेजों ने इस समस्या को देखा था। कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स ने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में महानदी पर बांध बनाने की बात सोची भी थी। छोटे छोटे प्रस्ताव आए, कुछ सर्वेज हुए, लेकिन कुछ बना नहीं। ब्रिटिश इंडिया में ओडिशा की प्राथमिकता कम थी, रिसोर्सेज कहीं और जाते थे और बड़े बांध बनाना एक ऐसा काम जिसमें दशकों लगे, अरबों रुपए लगे और जिसका फायदा सिर्फ नेटिव पॉपुलेशन को हो, यह कॉलोनियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं था। तो महानदी बहती रही और ओडिशा झेलता रहा। फिर 15 अगस्त 1947 आया और सब बदल गया। आजाद भारत के पास अब अपनी नदियां थीं, अपनी जमीन थी, अपना भविष्य था, लेकिन साथ में विरासत में मिली थी गरीबी, भुखमरी, बाढ़, सूखा और टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। नया देश था, नए सपने थे, लेकिन सवाल था शुरुआत कहां से करें? जवाहरलाल नेहरू के पास जवाब था। उनका मानना था कि भारत का असली भविष्य उसके इंडस्ट्रीज में है, उसके बांधों में है, उसके पावर स्टेशंस में है। वो कहते थे ये बांध, ये फैक्ट्रीज, ये पावर प्लांट्स, यही आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और इन्हीं मंदिरों में से सबसे पहला, सबसे बड़ा वो था हीराकुंड। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट हिंदी, जहां हम उन इमारतों, उन बांधों, उन पुलों की असली कहानी सुनाते हैं जो सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी से नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और इंसानी जिद से बने हैं। अगर आप इस तरह की गहरी, असली, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी एक संकरी घाटी से गुजरती है। पहाड़ दोनों तरफ से नदी को घेरते हैं। यह वो जगह थी जहां प्रकृति ने खुद एक नेचुरल डैम साइट तैयार किया था। इंजीनियर्स की नजर इस जगह पर बहुत पहले से थी। यहाँ अगर एक बांध खड़ा हो जाए तो पूरी महानदी को कंट्रोल किया जा सकता था, बाढ़ रोकी जा सकती थी, लाखों एकड़ जमीन सींची जा सकती थी, बिजली पैदा की जा सकती थी। एक बांध और एक पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती थी। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं था, यह आजाद भारत की आत्मा का सवाल था। और इसका जवाब देने के लिए संबलपुर की उस घाटी में एक दिन इंजीनियर्स का पहला दल उतरा। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स कंधे पर थे, मैप्स हाथ में थे और आंखों में था एक ऐसे सपने का बोझ जिसे पूरा करने में 12 साल लगने वाले थे। हर बड़े बांध की कहानी मिट्टी से नहीं शुरू होती, वो कागज से शुरू होती है। किसी के दिमाग में एक रेखा खींचती है, एक नदी को रोकने की रेखा, और उस एक रेखा से धीरे धीरे एक ब्लूप्रिंट बनता है, फिर एक प्रपोजल, फिर एक लड़ाई और फिर अगर किस्मत और इरादा दोनों साथ हों, एक हकीकत। हीराकुंड की कहानी भी ऐसे ही शुरू हुई थी, कागज पर, दशकों पहले। बात है 1930 के दशक की। उस वक्त भारत में एक नाम था जो इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी देवता की तरह पूजा जाता था, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मैसूर के देवान, कृष्णराज सागर बांध के आर्किटेक्ट, भारत के पहले और सबसे बड़े सिविल इंजीनियर्स में से एक। विश्वेश्वरैया ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि भारत की नदियां अगर सही तरीके से कंट्रोल की जाए तो यह देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकता है, आम बिजली में आत्मनिर्भर हो सकता है। महानदी पर उनकी नजर थी। उन्होंने इस नदी की संभावनाओं को पहचाना था। लेकिन उस दौर में कॉलोनियल इंडिया में
बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए न पैसा था न पॉलिटिकल विल। विश्वेश्वरैया का सपना कागज पर रहा। असली मोड़ आया 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया हिल रहा था, आजादी की आहट थी और इसी माहौल में सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, जिसे हम CWINC कहते हैं, ने महानदी पर एक व्यापक अध्ययन शुरू की। उस वक्त भारत के लेबर मेंबर थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और उनके अधीन इरिगेशन और पावर का काम भी था। आम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे जो जानते थे कि गरीब भारत का उद्धार पानी के मैनेजमेंट से होगा। उन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को सीरियसली पुश किया। हीराकुंड उन्हीं की नजरों में था। 1945 में CWINC ने महानदी वैली का पहला फॉर्मल टेक्निकल सर्वे शुरू किया। इंजीनियर्स फील्ड में उतरे। संबालपुर के आसपास के इलाके का रिकॉनेसेंस हुआ। नदी की फ्लो पैटर्न स्टडी की गई, कैचमेंट एरिया का एनालिसिस हुआ और धीरे धीरे एक पिक्चर बनने लगी। संबलपुर के पास, जहां महानदी एक पहाड़ी घाटी में सिकुड़ती है, वहां एक बड़े बांध की संभावना थी। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स सहमत नहीं थे। स्केप्टिसिज्म था और वो स्केप्टिसिज्म बेबुनियाद नहीं था। इतना बड़ा बांध उस जमाने में एक भारी चुनौती थी। महानदी एक बड़ी और अनप्रिडिक्टेबल नदी थी। उसका पीक फ्लड डिस्चार्ज बहुत ऊंचा था, कुछ एस्टिमेट्स में 36 लाख क्यूसेक से भी ऊपर। इतने पानी को हैंडल करने के लिए जो स्पिलवे कैपेसिटी चाहिए थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कहना था कि इतना बड़ा अर्थन डैम इस नदी पर टिक नहीं पाएगा। अगर बांध टूटा तो तबाही होगी। दूसरी आपत्ति थी कॉस्ट की। प्रोजेक्ट इतना महंगा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। और तीसरी और सबसे बड़ी टेक्निकल चिंता थी महानदी के पीक फ्लड डिस्चार्ज की। यह नदी मानसून में इतनी उग्र होती थी कि इसका फ्लड डिस्चार्ज हजारों क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड में मापा जाता था। इतने पानी को सेफली हैंडल करने के लिए स्पिलवे की जो कैपेसिटी चाहिए थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कहना था कि इतने बड़े फ्लड के सामने एक अर्थन डैम टिक नहीं पाएगा। अगर बांध टूटा तो तबाही होगी, लाखों लोग उजड़ेंगे। यह एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल ऑन हेडेक था जिसे अंग्रेज उठाना नहीं चाहते थे। तो प्रपोजल रुका रहा। फिर 15 अगस्त 1947 आया और एक हफ्ते के अंदर नए भारत ने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। 1948 में आजादी के महज एक साल बाद हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्वीकृति मिली। ओडिशा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। चीफ इंजीनियर नियुक्त हुए पेंटा राममूर्ति, एक सीनियर इंडियन इंजीनियर जिनके कंधों पर अब वो बोझ था जो दशकों से किसी ने नहीं उठाया था। अप्रूवल मिलना एक बात थी, प्रोजेक्ट शुरू करना दूसरी बात। पहला काम था डिटेल्ड सर्वे। संबलपुर जिले की वो घाटी जहां बांध बनना था, वो इलाका उस वक्त घने जंगलों से भरा था। रोड्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी। सर्वे टीम्स को लिटरली जंगल काटते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इंजीनियर्स और सर्वेयर्स का पहला दल 1948 में संबलपुर पहुंचा। उनके साथ था थियोडोलाइट्स, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चेन सर्वेज इक्विपमेंट और महीनों का राशन। वो जंगलों में कैंप लगाकर रहे, नदी के दोनों किनारों पर चले, टोपोग्राफिकल मैप्स बनाए, हर पहाड़ी, हर नाले, हर कॉन्टूर को मेजर किया। यह सर्वे सिर्फ नदी का नहीं था, पूरे प्रोपोज्ड रिजर्वायर एरिया का था। यानी वो सारी जमीन जो पानी में डूबने वाली थी उसका भी एग्जैक्ट मैप बनाना था। गांवों की गिनती होनी थी, आबादी का सेंसस होना था, जमीन का रिकॉर्ड तैयार होना था। ये काम आसान नहीं था, ये काम बरसों का था। सर्वे के साथ साथ शुरू हुई सॉइल इन्वेस्टिगेशन। बांध की नींव जहां पड़नी थी वहां की मिट्टी और चट्टान की क्वालिटी जांचनी थी। जियोलॉजिस्ट्स उतरे, बोरहोल्स ड्रिल किए गए, नदी के तल में, किनारों में कोर सैंपल्स निकाले गए, लैब में टेस्ट्स हुए। क्या चट्टान इतने बड़े बांध का वजन सह सकती थी? क्या मिट्टी में इतनी परमिएबिलिटी तो नहीं थी कि पानी रिस जाए? क्या फाउंडेशन ट्रीटमेंट की जरूरत होगी? ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं थे, ये सवाल थे प्रोजेक्ट के जीवन और मृत्यु के। जो रिजल्ट्स आए वो इनकरेजिंग थे। संबलपुर के पास की जियोलॉजी ने बांध के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। बेडरॉक एडिक्वेट डेप्थ पर था, फाउंडेशन ग्रूटिंग से इम्परमिएबिलिटी अचीव की जा सकती थी। अब डिजाइन की बारी थी। हीराकुंड डैम एक कंपोजिट स्ट्रक्चर था, यानी इसमें सिर्फ एक टाइप का बांध नहीं था। मेन डैम अर्थन था, मिट्टी का, लेकिन बीच में एक कॉन्क्रीट स्पिलवे भी था जहां से एक्सेस फ्लड वाटर छोड़ा जाएगा। और दोनों तरफ थे
डाइक्स यानी छोटे अर्थन एम्बैंकमेंट्स जो रिजर्वोयर को कंप्लीट करते थे। पूरी लेंथ आज करीब 25.8 किलोमीटर। मेन डैम प्लस डाइक्स मिलाकर यह सिर्फ एक बांध नहीं था, यह एक पूरी सिस्टम थी। डिजाइन में सबसे बड़ी चैलेंज थी स्पिलवे की। महानदी का पीक फ्लड जो एस्टिमेट किया गया था वो था करीब 35 से 36 लाख क्यूसेक्स, यानी हर सेकंड में इतना पानी आ सकता था। इतने पानी को सेफली नदी में वापस छोड़ने के लिए स्पिलवे के गेट्स इतने बड़े और इतने केपेबल होने चाहिए थे कि पूरा फ्लड बिना बांध को नुकसान पहुंचाए निकल जाए। 64 स्लूस गेट्स, 2 पावर हाउसेस, एक कंट्रोल डैम, ये था हीराकुंड का बेसिक ब्लूप्रिंट। और 1948 के अंत तक जब सर्वेज लगभग कंप्लीट थे, जब सॉइल रिपोर्ट्स आ चुकी थीं, जब प्रिलिमिनरी डिजाइन रेडी था, इंजीनियर्स ने संबलपुर की उस घाटी में वापस देखा। जंगल अभी भी घना था, नदी अभी भी उन्मुक्त बह रही थी, लेकिन अब एक प्लान था, एक रियल डिटेल्ड एग्जीक्यूटेबल प्लान। और अगले कदम के लिए, मिट्टी हिलाने के लिए भारत तैयार हो रहा था। एक बांध बनाने से पहले एक नदी को रोकना पड़ता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब नदी महानदी हो, जिसका मानसून डिस्चार्ज लाखों क्यूसेक्स में मापा जाता हो, तो यह काम किसी युद्ध से कम नहीं होता। आप एक बहती, जीती, सांस लेती नदी को कहते हैं रुको, और नदी सुनती नहीं। इसीलिए इंजीनियर्स ने पहले नदी को नहीं रोका, पहले उन्होंने उसे चकमा दिया। 1948 का अंत और 1949 की शुरुआत। संबलपुर के पास महानदी के किनारे पहली बार हैवी मशीनरी की आवाजें गूंजने लगीं। ट्रक्स आए और उनके साथ आए हजारों मजदूर। ओडिशा के आसपास के गांवों से, छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों से, मध्य प्रदेश की सीमाओं से लोग आए काम की तलाश में। उनके हाथों में था फावड़ा, तगारी और वो जिद जो गरीबी से पैदा होती है। उनमें से ज्यादातर को नहीं पता था कि वो किस चीज का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें बस पता था यहाँ काम है, यहाँ रोटी है। पीक कंस्ट्रक्शन के दौरान हीराकुद साइट पर एक साथ काम करने वाले मजदूरों की संख्या कभी-कभी 20,000 से भी ऊपर चली गई। 20,000 इंसान एक साथ एक नदी के सामने। पहला बड़ा काम था डाइवर्शन। नदी को डायरेक्टली नहीं रोका जा सकता था, पहले उसके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाना था। इंजीनियर्स ने प्लान किया डाइवर्शन चैनल्स। नदी के किनारों को काटकर नए चैनल्स बनाकर पानी के बहाव को टेम्पोरेरिली एक तरफ मोड़ा जाएगा, ताकि असली डैम फाउंडेशन वाली जगह, नदी का वो तल सूखा हो जाए और वहां काम हो सके। यह डाइवर्जन वर्क अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग ऑपरेशन था। अर्थ मूवर्स ने जमीन काटी, चैनल्स खोदे गए और धीरे धीरे महानदी का पानी अपने पुराने रास्ते को छोड़कर नए चैनल्स में बहने लगा। जब नदी का तल पहली बार सूखा दिखा, तो वहां खड़े इंजीनियर्स की आंखें भर आई होंगी, क्योंकि यह सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं था, यह वो जगह थी जहां एक बांध खड़ा होने वाला था। फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। अर्थन डैम की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सीपेज, यानी पानी का रिसना। अगर बांध के नीचे की जमीन में से पानी रिसने लगे तो बांध कमजोर होता है और एक दिन टूट सकता है। इसे रोकने के लिए हीराकुंड में 2 तकनीकें इस्तेमाल की गईं। पहली, कट ऑफ ट्रेंच। नदी के तल में जहां बांध की नींव पड़नी थी, वहां एक गहरी लंबी खाई खोदी गई, इतनी गहरी कि बेड रॉक तक पहुंचे। फिर इस खाई को इम्परवियस मटेरियल से भरा गया, यानी ऐसी मिट्टी से जो पानी को रोके। यह कट ऑफ ट्रेंच एक इनविजिबल वॉल की तरह काम करती है, जमीन के अंदर, जो पानी को रिसने से रोकती है। दूसरी, ग्राउटिंग। फाउंडेशन की चट्टानों में जहां जहां दरारें थीं, वहां प्रेशर ग्राउटिंग की गई। सीमेंट ग्राउट को हाई प्रेशर पर इंजेक्ट किया गया दरारों में, ताकि वो भर जाए, बंद हो जाए, फाउंडेशन इम्परमिएबल हो जाए। यह काम दिखता नहीं, कोई कैमरा इसे ग्लैमरस नहीं बना सकता, लेकिन यही वो काम है जिस पर पूरे बांध की जिंदगी टिकी है। फाउंडेशन तैयार हुई, अब शुरू हुई अर्थवर्क। हीराकुंड एक मिट्टी का बांध था, यानी इसका मुख्य बॉडी बना था मिट्टी से। लेकिन यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी और इसे डालने का तरीका कोई साधारण तरीका नहीं था। बांध के लिए मिट्टी आई बोरो एरियाज से। बोरो एरियाज यानी वो आर डेजिग्नेटेड जोन्स बांध साइट के आसपास, जहां से केयरफुली सिलेक्टेड मिट्टी खोदी गई। यह मिट्टी जियोलॉजिकली टेस्ट की हुई थी, उसकी परमिएबिलिटी जांची गई थी, उसकी कंपैक्शन प्रॉपर्टीज चेक की गई थी। ट्रक्स और बुलक कार्ट्स दोनों इस काम में लगे थे। उस दौर का भारत ऐसा था जहां एक तरफ मॉडर्न मशीनरी थी और दूसरी तरफ परंपरागत तरीके, दोनों साथ चलते थे।
मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जहां नहीं पहुंच सकती थी, वहां इंसान पहुंचते थे। तगारियों में मिट्टी ढोते हुए सिर पर, कंधे पर मिट्टी डाली जाती थी, लेयर्स में। हर लेयर को कहते हैं लिफ्ट। एक लिफ्ट की मोटाई होती थी तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर। मिट्टी डालो, फैलाओ, फिर कंपैक्ट करो। कंपैक्शन के लिए शीप्स फुट रोलर्स इस्तेमाल हुए। यह हैवी सिलिंड्रिकल मशीन्स होती हैं जिनके बाहर नुकीले प्रोजेक्शंस होते हैं जो मिट्टी को अंदर तक दबाते हैं, कंपैक्ट करते हैं, वॉइड्स खत्म करते हैं, मिट्टी को एक डेंस स्ट्रॉन्ग मास में बदलते हैं। हर लिफ्ट कॉम्पैक्ट होती थी, उसकी डेंसिटी चेक होती थी। अगर डेंसिटी स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं थी तो वो लेयर रिजेक्ट होती थी, फिर से काम होता था। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, क्योंकि एक भी लेयर अगर कमजोर रह गई तो वो पूरे बांध की कमजोरी बन सकती थी। लेयर बाय लेयर, लिफ्ट बाय लिफ्ट, बांध ऊपर उठता रहा। लेकिन ईथरन डैम की स्ट्रक्चर सिर्फ एक तरह की मिट्टी से नहीं बनती। हीराकुंड का क्रॉस सेक्शन अगर आप उसे काट कर देखें तो वो एक लेयर्ड सैंडविच जैसा दिखता है। बीच में होती है इम्परवियस कोर, यानी ऐसी मिट्टी जो पानी को बिल्कुल नहीं जाने देती। यह बांध का दिल है। यह वो हिस्सा है जो रिजर्वोयर के पानी को बांध के अंदर से रिसने से रोकता है। इस कोर के दोनों तरफ होती हैं शैल जॉन, यानी रिलेटिवली कोयरसर मटेरियल, जो बांध को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, वजन देती है, स्टेबिलिटी देती है। और सबसे बाहर होता है रिप्रैप, यानी बड़े पत्थरों की लेयर जो बांध की सरफेस को वेव्स और इरोजन से बचाती है। रिजर्वोयर का पानी जब लहराता है तो यह राइप्रैप उन लहरों को अब्सॉर्ब करता है, बांध की मिट्टी को काटने नहीं देता। यह सब केयरफुली प्लान्ड था, केयरफुली एग्जीक्यूटेड था। हर जोन की मिट्टी अलग थी, हर जोन का काम अलग था। और इसी बीच महानदी ने चैलेंज किया। मॉनसून आया, 1950 का मॉनसून। नदी उफान पर आई, डाइवर्शन चैनल्स पर दबाव बढ़ा, कुछ हिस्सों में पानी कंस्ट्रक्शन एरिया में घुस गया, काम रोकना पड़ा। कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड अर्थवर्क को नुकसान हुआ। यह पहली बार नहीं था और आखिरी बार भी नहीं था। हर मानसून कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक परीक्षा था। बांध जितना ऊंचा होता था उतना ही उसे मानसून फ्लड से बचाना जरूरी था। इंजीनियर्स ने मानसून से पहले हर साल इमरजेंसी प्रोटेक्शन मीजर्स लगाए। सैंड बैग्स, टेम्परेरी ईथर्न बैम्स, एक्स्ट्रा पंपिंग अरेंजमेंट्स। यह एक ऐसी आज कंस्ट्रक्शन साइट थी जो हर साल 4 महीने के लिए एक फ्लड जोन बन जाती थी। फिर भी काम रुका नहीं। मानसून जाता था, अक्टूबर आता था और वर्कर्स वापस उतरते थे, मशीन्स वापस गरजती थीं, मिट्टी की नई लेयर्स शुरू होती थीं। साल दर साल, लेयर दर लेयर। 1948 में जो जमीन खाली थी, 1952 तक वहां एक विशाल अर्थन मैस उठ चुका था। बांध का बॉडी आकार ले रहा था। दोनों किनारों पर डाइक्स आगे बढ़ रहे थे। संबलपुर की वो घाटी जो कभी सिर्फ नदी की थी, अब इंसानी हाथों की बनाई हुई एक नई जमीन बन रही थी। 20,000 हाथों ने मिलकर एक पहाड़ खड़ा किया था, मिट्टी का पहाड़। और यह पहाड़ अभी पूरा नहीं हुआ था। मिट्टी का बांध अकेला काफी नहीं होता। मिट्टी का बांध चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर उसमें एक कंट्रोल्ड ओपनिंग न हो तो वो एक दिन टूट जाएगा। क्योंकि नदी हमेशा आती है, मानसून हमेशा आता है, पानी हमेशा बढ़ता है। और अगर उस पानी को निकलने का रास्ता न मिले तो वो रास्ता खुद बनाता है, बांध को तोड़कर। इसीलिए हर बड़े बांध के साथ होता है एक स्पिलवे। और हीराकुंड का स्पिलवे अपने आप में एक अलग इंजीनियरिंग मार्वल था। हीराकुंड का कॉन्क्रीट स्पिलवे बांध के बीचों बीच था। यह वो हिस्सा था जहां ईथरन एम्बैंकमेंट खत्म होती थी और कॉन्क्रीट शुरू होता था। स्पिलवे का काम था जब रिजर्वोयर में पानी एक तय लेवल से ऊपर जाए तो उस एक्सेस वाटर को सेफली नदी में वापस छोड़ना, कंट्रोल करके। इतनी स्पीड से नहीं कि डाउनस्ट्रीम में तबाही हो और इतनी कम स्पीड से भी नहीं कि रिजर्वोयर ओवरफ्लो करे। यह बैलेंस, यह कंट्रोल्ड रिलीज, यही स्पिलवे की असली कला है। कंक्रीट का काम 1950 के दशक की शुरुआत में जोर पकड़ने लगा और सीमेंट आता था दूर दूर से। उस जमाने में संबलपुर के पास कोई बड़ी सीमेंट फैक्ट्री नहीं थी, रोड्स लिमिटेड थी, रेल कनेक्टिविटी थी, लेकिन मटेरियल की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि लॉजिस्टिक्स एक कांस्टेंट चैलेंज था। कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट साइट पर लगाई गई। एग्रीगेट यानी बजरी और रेत नदी से और लोकल क्वारीज से आती थी। स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए ऑर्डर्स जाते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। स्पिलवे की कंक्रीट पोरिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। फॉर्मवर्क लगाओ, स्टील बांधो, कंक्रीट डालो, क्यूर करो, फिर अगला सेक्शन। लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल था क्वालिटी कंट्रोल।
कंक्रीट की स्ट्रेंथ हर बैच में कंसिस्टेंट होनी चाहिए थी। एक कमजोर सेक्शन और पूरा स्पिलवे खतरे में पड़ सकता था, इसलिए लैब टेस्ट्स कंटिन्यूअस चलते थे। हर बैच का सैंपल लिया जाता था, क्यूब टेस्ट्स होते थे और जो बैच स्टैंडर्ड पर नहीं उतरती थी वो रिजेक्ट होती थी। स्पिलवे के ऑन साथ साथ बनने लगे पियर्स। पियर्स यानी वो वर्टिकल कॉन्क्रीट कॉलम्स जो स्पिलवे के ओपनिंग्स को डिवाइड करते हैं, और इन पियर्स के बीच में इंस्टॉल होने थे गेट्स। हीराकुंड के स्पिलवे में कुल 64 स्लूज गेट्स थे। 64। यह संख्या सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इन 64 गेट्स को डिजाइन करना, फैब्रिकेट करना और इंस्टॉल करना, यह अपने आप में एक मैसिव इंडस्ट्रियल ऑपरेशन था। हर गेट एक हेवी स्टील स्ट्रक्चर था। कई गेट्स की हाइट थी 30 फीट से भी ज्यादा। उन्हें रिजर्वॉयर के पूरे वाटर प्रेशर को झेलना था। उन्हें स्मूथली ऑपरेट होना था, खुलना और बंद होना डेकेड्स तक बिना फेल हुए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हीराकुंड के गेट्स की फैब्रिकेशन का काम जुड़ा था उस दौर के इंडिया के डेवलपिंग स्टील इंडस्ट्री से, जैसे टाटा स्टील के जामशेदपुर प्लांट इन गेट्स के लिए स्टील सप्लाई में इन्वॉल्व थे। हेवी फैब्रिकेशन का काम स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स में हुआ। गेट्स को पीसज में बनाया गया, साइट पर लाया गया और फिर क्रैन से केयरफुली पियर्स के बीच में इंस्टॉल किया, ऑटवाया गया। यह इंस्टॉलेशन काम था प्रेसिजन का। एक गेट अगर ठीक से फिट नहीं हुआ, अगर उसके सील्स परफेक्ट नहीं रहे, तो वाटर लीकेज होगी, और लीकेज का मतलब था लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल डैमेज। इसलिए हर गेट की फिटिंग के बाद लीकेज टेस्ट्स हुए, ऑपरेशनल टेस्ट्स हुए। गेट्स को मैन्युअली ऑपरेट किया गया, चेक्ड किया गया और तब जाकर एक्सेप्ट किया गया। लेकिन हीराकुंड सिर्फ फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं था। नेहरू के विजन में और प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्लान में हीराकुंड एक पावर जनरेटर भी था। आजाद भारत को बिजली चाहिए थी, इंडस्ट्रीज को, होम्स को, और इस बात से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होनी थी। इसके लिए बने 2 पावर हाउसेस, हीराकुंड पावर स्टेशन नंबर 1 बांध के बाईं तरफ और हीराकुंड पावर स्टेशन नंबर 2 दाईं तरफ। पावर हाउस कंस्ट्रक्शन एक अलग ही लेवल का काम था। यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं था, यह था प्रिसिजन इंजीनियरिंग। टरबाइंस, जनरेटर्स, पेनस्टॉक्स यानी वो लार्ज स्टील पाइप्स जिनसे रिजर्वॉयर का पानी हाई प्रेशर पर टरबाइंस तक पहुंचता है। पेनस्टॉक्स की फैब्रिकेशन में हेवी गेज स्टील शीट्स को रोल ऑफ किया गया, वेल्ड किया गया और टेस्ट किया गया। यह पाइप्स इतनी बड़ी थीं कि एक इंसान उनके अंदर खड़ा होकर चल सकता था, और इन्हें इंस्टॉल करना पहाड़ी टेरेन में एक लॉजिस्टिक्स चैलेंज था जो आज भी इंजीनियर्स याद करते हैं। टरबाइंस आई विदेश से। उस दौर में भारत के पास हेवी टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं थी। हीराकुंड के लिए टरबाइंस इंपोर्ट हुई। यह एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल जरूरत भी थी। प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता था। टरबाइंस को शिप से लाया गया, पोर्ट से संबलपुर तक, रेल और रोड के जरिए। इतने हेवी इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशल लिफ्टिंग अरेंजमेंट्स करने पड़े। स्पेशल फ्लैट बेड रेल कार्स, स्पेशल क्रेन्स। पावर हाउस की मशीन हॉल में जब पहली टरबाइन इंस्टॉल हुई तो यह एक माइलस्टोन था, एक विजिबल प्रूफ कि यह बांध सिर्फ पानी रोकेगा नहीं, बिजली भी देगा। पावर हाउस के साथ बना कंट्रोल रूम। यह वो जगह है जहां से पूरे बांध का ऑपरेशन मैनेज होता है। गेट्स खोलने और बंद करने के कंट्रोल्स, रिजर्वॉयर लेवल की मॉनिटरिंग, पावर जनरेशन की रीडिंग, फ्लड वार्निंग सिस्टम्स। कंट्रोल रूम का डिजाइन उस जमाने के स्टैंडर्ड्स पर था, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जो गेजेस लगे थे, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे, वो उस दौर के इंडिया के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट थे। इंजीनियर्स यहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर रहते थे, मॉनसून में, हर बड़ी बारिश में, हर फ्लड वार्निंग में, क्योंकि एक गलत डिसीजन, एक गलत वक्त पर गेट खोलना या बंद करना डाउनस्ट्रीम में जाने ले सकता था। 1955 का साल आया और एक ऐतिहासिक क्षण आया, पार्शियल इंपाउंडिंग, यानी पहली बार बांध ने पानी रोका। रिजर्वॉयर में पानी भरना शुरू हुआ, धीरे धीरे, कंट्रोल्ड तरीके से। इंजीनियर्स मॉनिटर्स पर नजर गड़ाए बैठे थे, सीपेज सेंसर्स चेक हो रहे थे, फाउंडेशन की रीडिंग्स आ रही थीं, गेट्स टेस्ट हो रहे थे। और जब पहली बार रिजर्वॉयर में पानी की एक बड़ी शीट दिखी, जब डूबती हुई जमीन पर पानी फैला, तो यह एक ऐसा मोमेंट था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं था, यह 7 साल की मेहनत थी, 20,000 हाथों का पसीना था, रात को जले हुए लालटेन की रोशनी में बनाए गए
और ड्राइंग्स थे, मॉनसून्स में भीगे हुए वर्कर्स थे और एक पूरे देश का सपना था। 1955 से 1956 के बीच टेस्टिंग और कमीशनिंग का दौर चला। गेट्स को सिस्टमैटिकली ऑपरेट किया गया, पावर हाउस की टर्बाइन्स को स्पिन किया गया। पहली बार जब हीराकुंड से बिजली जनरेट हुई और वो बिजली ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए ओडिशा के किसी शहर में पहुंची तो एक नया युग शुरू हो गया था। एक नदी जो कभी सिर्फ तबाह करती थी अब रोशनी दे रही थी। लेकिन इस रोशनी की एक कीमत थी और वो कीमत चुकाई थी उन लाखों लोगों ने जो इस रिजर्वॉयर के पानी में समा गए थे। बांध बनते हैं ताकि लाखों लोग बच सकें, लेकिन कभी कभी लाखों लोगों को उजाड़ कर। यह विरोधाभास हीराकुंड की कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय है और यह अध्याय अक्सर छोड़ दिया जाता है इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्रीज में, टेक्स्ट बुक्स में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, क्योंकि यह अध्याय अनकंफर्टेबल है। यह नंबर्स में नहीं समाता, यह ब्लूप्रिंट्स में नहीं दिखता, लेकिन यह सच है और सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जब हीराकुंड रिजर्वॉयर भरना शुरू हुआ तो पानी के नीचे क्या गया? जमीन गई, खेत गए, जंगल गए और गांव गए। संबलपुर और आसपास के जिलों में सैकड़ों गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से हीराकुंड रिजर्वॉयर में समा गए। इनमें से कई गांव सैकड़ों साल पुराने थे। उनकी अपनी हिस्ट्री थी, अपनी आइडेंटिटी थी, अपने मंदिर थे, अपने श्मशान थे, अपनी यादें थीं और इन गांवों में रहते थे लोग। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार हीराकुंड प्रोजेक्ट की वजह से करीब 22,000 परिवार विस्थापित हुए और इन परिवारों में लोगों की कुल संख्या थी करीब 1,50,000, 1.5 लाख। यह आजाद भारत का पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट था। इन लोगों को कहां जाना था? गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाया था, रिसेटलमेंट कॉलोनीज बनाई जानी थी, नई जमीन दी जानी थी, मुआवजा दिया जाना था। लेकिन प्लान और रियलिटी में उस दौर में बहुत बड़ा फर्क था। जिन्हें नई जमीन मिली वो अक्सर वैसी नहीं थी जैसी उनकी पुरानी जमीन थी। उपजाऊ खेत की जगह बंजर जमीन, नदी किनारे के घर की जगह किसी अनजान इलाके में एक प्लॉट, पुराना गांव जहां पीढ़ियों के रिश्ते थे, नई जगह जहां कोई नहीं जानता था। जो ट्राइबल कम्युनिटीज थीं, संबलपुरी, ओरावन और दूसरे इंडिजिनस समूह, उनके लिए तो यह और भी कठिन था। उनका जंगल से, जमीन से, नदी से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। वो कनेक्शन पानी में डूब गया और उसकी भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता था। कुछ परिवारों ने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, हम यहीं रहेंगे चाहे पानी आए। कुछ लोगों को जबरन हटाना पड़ा। कुछ लोग रोते हुए गए, अपने घरों की दहलीज को आखिरी बार छूते हुए। और जब रिजर्वॉयर का पानी बढ़ा तो वो दहलीज भी दिखनी बंद हो गई। नेहरू ने खुद इस दर्द को महसूस किया था। एक बार उन्होंने कहा था, हम बांधों के पुजारी नहीं बन सकते जो अपने लोगों को उजाड़े। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स बिना कुछ सैक्रिफाइस के नहीं बनते। यह टेंशन, डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच की टेंशन, हीराकुंड ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर भारत के सामने रखी थी। और यह टेंशन आज भी हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जीवित है। हीराकुंड के डिस्प्लेस्ड लोगों की पीढ़ियां आज भी हैं। कुछ सेटल्ड हो गए, कुछ कभी फुली रिकवर नहीं हुए। उनकी कहानियां हो ओरल हिस्ट्री में हैं, लोकल लिटरेचर में हैं और उन पुराने गांवों के खंडहरों में हैं जो रिजर्वॉयर का पानी कम होने पर आज भी कभी कभी दिखते हैं। लेकिन हीराकुंड की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग बचे, जो लोग डाउनस्ट्रीम थे, उनके लिए हीराकुंड ने एक नई दुनिया बनाई। और वो दुनिया बनी नहरों से। हीराकुंड का असली पावर उसका रिजर्वॉयर नहीं था, उसके गेट्स नहीं थे, उसके टर्बाइन्स नहीं थे। उसकी असली पावर थी उसका नहर नेटवर्क। एक बांध तब सार्थक होता है जब उसका पानी खेतों तक पहुंचे, और हीराकुंड का पानी पहुंचा हजारों किलोमीटर दूर तक। हीराकुंड डैम से निकले दो मुख्य नहरें। पहला, बरगढ़ मुख्य नहर। यह नहर निकला बांध के बाईं तरफ से और गया उड़ीसा के बरगढ़, बुलांगीर और सोनेपुर जिलों की तरफ। यह हीराकुंड डैम का सबसे बड़ा नहर था, जिसने बरगढ़ जैसे जिले को एक इरिगेटेड फर्टाइल जोन में बदल दिया। दूसरा, सासन नहर। यह नहर गया मध्य प्रदेश की तरफ, रायपुर और बिलासपुर के इलाकों में। यह एक इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग का अरेंजमेंट था, जो उस दौर में एक बड़ा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट था। नहर कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और उसके बाद भी चलती रही। यह काम डैम बनाने से कम नहीं था। नहर बनाने के लिए भी सर्वे होती है, अलाइनमेंट डिसाइड होती है, लैंड एक्वायर होती है, एक्सकेवेशन होती है, लाइनिंग होती है। नहर की लाइनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अनलाइंड नहर में पानी जमीन में रिसता है, एनर्जी वेस्ट होती है, वाटर लॉगिंग होती है, और आप जितना पानी छोड़ते हैं
उसका एक बड़ा हिस्सा खेत तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए हीराकुंड डैम के नहरों को कंक्रीट से लाइन किया गया, धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली। यह काम प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के बाद भी सालों तक चला। इन नहरों के साथ बने रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेड रेगुलेटर्स, क्रॉस रेगुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड्स, माइनर आउटलेट्स, हर स्ट्रक्चर का एक काम था, पानी को कंट्रोल करना। कितना पानी कहां जाए, कब जाए, कितनी स्पीड से जाए, यह सब ऑटोमेटिकली नहीं होता था। इंजीनियर्स और नहर स्टाफ मैन्युअली इन्हें ऑपरेट करते थे। एक बड़े इरिगेशन सिस्टम को चलाना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने जैसा है। हर सीजन में डिसीजंस बदलते हैं। खरीफ में अलग डिमांड, राबी में अलग डिमांड, ड्राई सीजन में अलग चैलेंज। और जब यह पानी खेतों तक पहुंचा तो ओडिशा बदलने लगा। संबलपुर और बरगढ़ के किसान जो पहले मानसून पर निर्भर थे, जिनके खेत बाढ़ में डूबते थे या सूखे में मर जाते थे, उन्हें पहली बार मिला सुनिश्चित सिंचाई, गारंटीड पानी, सीजन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। धान की खेती जो पहले एक गैम्बल थी, एक रिलायबल लाइवलीहुड बन गई। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो आज ओडिशा का राइस बोल कहलाता है, उस आइडेंटिटी की नींव हीराकुंड डैम ने रखी थी। इस एक झिले से आज ओडिशा के कुल राइस प्रोडक्शन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आता है। और यह सिर्फ बरगढ़ की कहानी नहीं है। हजारों गांव, लाखों किसान, पीढ़ी दर पीढ़ी हीराकुंड डैम के पानी पर जीते हुए। हीराकुंड डैम का इरिगेशन कमांड एरिया, यानी वो जमीन जहां हीराकुंड डैम का पानी पहुंचता है, ऑफिशियली 1.56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है ओडिशा में और मध्य प्रदेश में अलग। लेकिन यह नंबर्स, यह हेक्टेयर्स और फिगर्स असल में आज रिप्रेजेंट करते हैं लाखों किसानों की जिंदगियां, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके घरों की मरम्मत, उनकी बेटियों की शादियां, उनके बुढ़ापे का सहारा। यही है हीराकुंड डैम का असली लेगेसी। नंबर्स में नहीं, इंसानों में। लेकिन एक टेंशन हमेशा रही, जो उजड़े उनके दर्द और जो बसे उनके फायदे। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं है। हीराकुंड डैम ने भारत को सिखाया कि डेवलपमेंट की कीमत हमेशा सबसे कमजोर लोग चुकाते हैं। और इसीलिए आने वाले दशकों में भारत में डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन को लेकर लॉज बने, पॉलिसीज बनी, कोर्ट्स ने दखल दिया, मूवमेंट्स उठे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी दाम प्रोटेस्ट्स और दर्जनों दूसरे संघर्ष। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उस पहले बड़े डिस्प्लेसमेंट में थी। हीराकुंड डैम में 1957 आने वाला था। बांध तैयार था, नहरें बिछ रही थीं, पावर हाउसेस चालू हो रहे थे और एक आदमी आने वाला था जिसने इस पूरे सपने को अपना सपना बनाया था। जवाहरलाल नेहरू संबलपुर आ रहे थे, एक बांध का उद्घाटन करने, जो सिर्फ बांध नहीं था, जो था आजाद भारत का पहला आत्मविश्वास। 13 जनवरी 1957 संबलपुर में उस सुबह कुछ अलग था। हवा में एक ऊर्जा थी। नदी के किनारे हजारों लोग जमा थे। वो मजदूर भी थे जिन्होंने इस बांध को अपने हाथों से बनाया था। वो इंजीनियर भी थे जिन्होंने रातों को जागकर इसके डिजाइन्स बनाए थे। वो किसान भी थे जो दशकों से बाढ़ झेल रहे थे और अब उम्मीद की एक ठोस दीवार देख रहे थे। और वो लोग भी थे खामोश, अलग खड़े, जिनके गांव अब उस पानी के नीचे थे। सब एक जगह थे, एक पल में। और फिर आए जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने जब हीराकुंड डैम का उद्घाटन किया तो यह सिर्फ एक रिबन काटने का सेरेमनी नहीं था। यह था एक पूरे नेशन का सेल्फ डिक्लेरेशन कि हम कर सकते हैं, कि हमने किया। आजादी के 9 साल बाद एक ऐसे देश ने जिसके पास 1947 में न पर्याप्त इंजीनियर थे, न एडवांस्ड मशीनरी, न अनलिमिटेड फंड्स, उसने 25.8 किलोमीटर लंबा एक कंपोजिट डैम खड़ा कर दिया था, दुनिया के सबसे लंबे अर्थन डैम्स में से एक। नेहरू ने उस दिन कहा था कि यह बांध सिर्फ उड़ीसा का नहीं, पूरे भारत का गर्व है। और वो गलत नहीं थे। अब जरा पूरे स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं, उसकी असल ताकत को समझते हैं। हीराकुंड डैम की कुल लेंथ, मेन डैम, डाइक्स और सैडल डैम्स मिलाकर है करीब 25.8 किलोमीटर। मेन कंक्रीट स्पिलवे और अर्थन सेक्शंस मिलकर यह कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो नदी को दोनों तरफ से घेरता है। बांध की मैक्सिमम हाइट है जमीन से करीब 60 मीटर
और रिजर्वायर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है करीब 5.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, यानी 5 अरब 80 करोड़ घन मीटर पानी। इतना पानी जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लाखों खेतों की प्यास बुझा सके। रिजर्वायर का नाम है हीराकुंड रिजर्वायर। इसका सरफेस एरिया करीब 743 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी एक पूरा जिला पानी में। बांध के दोनों किनारों पर खड़े हैं 2 वॉच टावर्स। एक तरफ है गांधी मीनार, दूसरी तरफ है जवाहर मीनार। ये दोनों टावर्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स नहीं हैं, यह उस दौर की याद है, उस विजन की याद जिसने इस बांध को जन्म दिया। और आज यह दोनों टावर्स हीराकुंड डैम के सबसे आइकॉनिक और विजुअल सिंबल्स हैं। हर वो तस्वीर जो आपने हीराकुंड डैम की देखी है, उसमें यह टावर्स हैं। टूरिस्ट्स यहां आते हैं। शाम को रिजर्वायर का पानी जब सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है और दूर तक फैला पानी दिखता है, तो समझ आता है कि इस जगह को हीराकुंड डैम क्यों कहते हैं। हीरा और कुंड यानी हीरे की चमक। लेकिन हीराकुंड डैम की असली कसौटी थी फ्लड कंट्रोल, और यहां इस बांध ने जो किया वो किसी भी संख्या से बड़ा है। 1955 से लेकर आज तक हीराकुंड डैम ने उड़ीसा को दर्जनों बड़ी बाढ़ों से बचाया है। हर बड़े मानसून में जब महानदी का पानी खतरनाक लेवल्स पर आता है, हीराकुंड डैम के गेट्स उस पानी को रोकते हैं, रेगुलेट करते हैं और डाउनस्ट्रीम के शहरों संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर के आसपास के इलाकों को बचाते हैं। 1982 में एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आई थी। महानदी का फ्लो इतना था कि इंजीनियरों के लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज था, लेकिन हीराकुंड डैम ने उस फ्लड को एब्जॉर्ब किया। गेट्स को सिस्टमैटिकली ऑपरेट किया गया और डाउनस्ट्रीम की तबाही को एक हद तक रोका गया। 2008 में फिर एक बड़ा फ्लड। हीराकुंड डैम ने फिर काम किया, और हर बार जब बांध ने काम किया तो शहरों में बैठे लोगों को शायद पता भी नहीं चला कि किस तबाही से वो बचे थे। यही है एक अच्छे बांध की सबसे बड़ी सफलता, कि आप उसकी जरूरत महसूस ना करें। पावर जनरेशन की बात करें, हीराकुंड पावर स्टेशन 1 और 2 दोनों मिलाकर ओरिजिनली करीब 307.5 मेगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखते थे। यह उस दौर के उड़ीसा के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव नंबर था। एक राज्य जहां बिजली नाम की चीज बहुत कम लोगों के घरों तक पहुंची थी, उसे अचानक एक रिलायबल पावर सोर्स मिल गया था, हीराकुंड डैम। आज की बिजली ने उड़ीसा के अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूल किया। एल्यूमिनियम प्लांट्स, स्टील रिलेटेड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे घरों तक भी पहुंची। आज हीराकुंड डैम की हाइड्रो पावर कैपेसिटी को अपग्रेड भी किया जा चुका है, लेकिन उसकी असली लेगेसी वो पहले दशक है जब उड़ीसा एक अंधेरे राज्य से एक पावर्ड स्टेट बनने की जर्नी पर था। और इरिगेशन, हीराकुंड डैम के नहर नेटवर्क ने उड़ीसा के एग्रीकल्चर को जो दिया वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आज ऑफिशियली उड़ीसा का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के किसान साल में 2 फसलें उगाते हैं, खरीफ और रब्बी दोनों। ये तब पॉसिबल हुआ जब हीराकुंड डैम का पानी नहरों के जरिए उनके खेतों तक पहुंचा। सोनपुर, बौद्ध, सुबर्णपुर, इन जिलों की एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी हीराकुंड डैम ने बनाई। और मध्य प्रदेश में राइटमैन नहर के जरिए रायपुर और बिलासपुर के इलाके भी इरिगेट हुए। एक बांध जो 2 राज्यों को पानी देता हो, यह उस दौर में एक उल्लेखनीय अचीवमेंट था। लेकिन हीराकुंड डैम की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। आज 2020 में हीराकुंड डैम कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज है सिल्टेशन। हर नदी अपने साथ सिल्ट लाती है, यानी बारीक मिट्टी और सेडिमेंट। यह सिल्ट जब रिजर्वायर में आती है तो वहीं बैठ जाती है और धीरे धीरे रिजर्वायर की कैपेसिटी कम होती जाती है। हीराकुंड रिजर्वायर में दशकों से सिल्टेशन हो रही है। ऑफिशियल स्टडीज के अनुसार रिजर्वायर की ओरिजिनल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि सिल्टेशन की वजह से कैपेसिटी का एक नोटेबल हिस्सा पहले ही खो चुका है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। सिल्ट को निकालना टेक्निकली बेहद मुश्किल और फाइनेंशियली बेहद महंगा है,
और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दशकों में हीराकुंड डैम की फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन कैपेसिटी दोनों प्रभावित होंगी। दूसरा चैलेंज है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बांध अब 65 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। ओरिजिनल स्पिलवे गेट्स, ओरिजिनल पेनस्टॉक पाइप्स, ओरिजिनल पावर हाउस इक्विपमेंट, इनमें से बहुत कुछ रिप्लेस या अपग्रेड किया जा चुका है। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस एक लगातार चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन और दूसरी एजेंसियां समय समय पर हीराकुंड डैम की स्ट्रक्चरल हेल्थ असेसमेंट करती रहती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लगाई गई है, सीपेज मॉनिटर्स, सेटलमेंट गेजेस, पायाजोमीटर्स, जो बांध की हेल्थ को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। हीराकुंड डैम सेफ है, यह क्लियरली कहा जाना जरूरी है, लेकिन उसे सेफ रखना एक एक्टिव कॉन्शियस एफर्ट है। यह एफर्ट जारी है। तीसरा चैलेंज है इकोलॉजिकल। हीराकुंड रिजर्वायर एक बड़ा वेटलैंड इकोसिस्टम बन चुका है। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, फिश पॉपुलेशंस हैं, लोकल फिशिंग कम्युनिटीज हैं। ये इकोसिस्टम अपने आप में वैल्यूएबल है, लेकिन रिजर्वायर के आसपास और कैचमेंट एरिया में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वनों की कटाई, खनन, कृषि अपवाह जलाशय को प्रभावित कर रही हैं। वाटर क्वालिटी, सिल्टेशन रेट, बायोडाइवर्सिटी। हीराकुंड डैम को लॉन्ग टर्म वायबल रखने के लिए सिर्फ बांध की मेंटेनेंस काफी नहीं, पूरे महानदी बेसिन का मैनेजमेंट जरूरी है। आज हीराकुंड डैम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हीराकुंड डैम व्यू पॉइंट पर हर साल हजारों विजिटर्स आते हैं। गांधी मीनार और नेहरू मीनार के ऊपर से रिजर्वायर का नजारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो स्केल को फिजिकली महसूस कराता है। जब आप ऊपर खड़े होते हैं और दोनों तरफ पानी ही पानी दिखता है, तो समझ आता है कि 25 किलोमीटर लंबा बांध एक्चुअली कैसा दिखता है। रिजर्वायर पर बोट राइड्स हैं। आसपास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और संबलपुर शहर, जो हीराकुंड डैम के कारण एक मेजर रीजनल हब बन गया, अपनी संबलपुरी साड़ियां और बलांगीर की संस्कृति के साथ एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता है। और अब अंत में एक बार उन हाथों को याद करते हैं जिन्होंने यह बांध बनाया। वो मजदूर जो छत्तीसगढ़ के गांवों से आए थे, जो उड़ीसा की गर्मी में, बरसात में, ठंड में मिट्टी ढोते रहे, जिनके नाम किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, जिनकी कोई फोटोग्राफ नहीं है, जो बस थे, और जिन्होंने बिना जाने इतिहास बनाया, जिन्होंने मानसून में खड़े होकर इमरजेंसी डिसीजंस लिए, और वो फैमिलीज जो उजड़ी, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया ताकि दूसरे कुछ पा सकें। ये सब मिलकर हीराकुंड डैम है। एक नदी थी और वो नदी हर साल मारती थी, लेकिन फिर आजाद भारत के हाथों ने उस नदी को थाम लिया। 25.8 किलोमीटर लंबी एक दीवार खड़ी की, मिट्टी की, कंक्रीट की और लाखों इंसानों के पसीने की। और उस दीवार के पीछे एक पूरी सभ्यता ने नई सांस ली। महानदी अब भी बहती है, लेकिन अब वो सिर्फ तबाह नहीं करती, अब वो सींचती है, रोशन करती है, जिलाती है। यही है हीराकुंड डैम, आजाद भारत का पहला सपना, पत्थर में ढला, मिट्टी में गढ़ा, आज पानी में जीता। यह था दी ब्लूप्रिंट हिंदी का हीराकुंड डैम डॉक्यूमेंट्री, पूरा ब्लूप्रिंट से रियलिटी तक। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इंडिया की असली इंजीनियरिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं। और दी ब्लूप्रिंट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी भी ऐसी ही होगी, बड़ी, असली और आपकी अपनी।